हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है फिज़िक्स, उसका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी आपको बताना है कौन सा एनर्जी का यानी ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है, या हम किस ऐसे जो आपका स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, जिन्हें हम गुड सोर्सेज यानी अच्छा स्रोत कहते हैं, किसका, ऊर्जा का। तो बेसिकली जब हम एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा सोर्स एनर्जी का यानी ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहा जाता है जो कि चीप होता है यानी सस्ता होता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। यानी जब हम उसे बर्न करते हैं, उसका दहन करते हैं या कंबशन करते हैं, तो उससे एनर्जी की जो अमाउंट निकलती है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट की एनर्जी यानी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके आपके कॉस्ट की, यानी जो आपका सोर्स सस्ता होता है, यानी जो हमें कम पैसे में या कम जो आपके पैसे होते हैं वो उसमें अगर हमें कोई सोर्स उपलब्ध हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल सोर्स। तो जो आपका जो सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, जो हमें कम पैसे में या कम आपके सस्ते आपको मिल जाता है, इसे भी हम अच्छा सोर्स कहते हैं एनर्जी का। जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है यानी आसानी से जो हमें प्राप्त हो जाता है, उसे भी हम एक अच्छा स्रोत कहते हैं, किसका, एनर्जी का यानी ऊर्जा का। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। यानी जो हमारे अच्छे ऊर्जा के स्रोत है, उसकी क्या है, उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो गुण हैं, ठीक है, उसके जो गुण हैं या उसकी जो विशेषताएं हैं, क्या है, विशेषताएं हैं, वो निम्नलिखित है। उसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, जो उसकी क्या है, विशेषताएं हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला है आपका कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी आपका जो सोर्स है वो आपको कम पैसों में या चीप रेट में, कम रेट में आपको मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट है इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी जिसका भंडारण, जिसका स्टोरेज यानी भंडारण आसानी से किया जा सके, या जिसका ट्रांसपोर्टेशन यानी इधर से उधर जब आप उसे ले जा रहे हो तो आप इजीली उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हो। नेक्स्ट इजी अवेलेबिलिटी, यानी जो आसानी से हमें प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम मास शुड बी लार्ज, यानी इसके द्वारा जो कार्य किया गया हो वो काफ़ी अच्छा हो। तो अगर हम कार्य की बात कर रहे हैं, किसके सेंस में, आपके एनर्जी सोर्स के सेंस में, यानी ऊर्जा के स्रोत के सेंस में, यानी हमें अच्छी से अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो, कम दहन पे भी, यानी कम अमाउंट का अगर हम कोई सोर्स लेते हैं, उसका कंबशन करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो हमें क्या हो, हमें ज़्यादा क्वांटिटी की या ज़्यादा मात्रा की एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, यानी अच्छा ईंधन क्या होता है, यानी गुड फ्यूल क्या होता है। तो बेसिकली जब हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, ईंधन की बात कर रहे हैं,
तो हमारा जो ईंधन होता है अगर वो हमें इजीली या कम पैसों में मिल जाए, यानी आसानी से हमें प्राप्त हो और कम पैसों में हमें मिल जाए, तो हम ऐसे ईंधन को क्या कहते हैं? अच्छा ईंधन कहते हैं। इसी तरीके से इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी हमें जो इससे एनर्जी मिल रही है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक गुड फ्यूल है, यानी अच्छा क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। इसी तरीके से अगर हम इसके इग्निशन टेम्परेचर की बात करें, इग्निशन टेम्परेचर यानी वो तापमान जिसमें हम इसे बर्न कर सकते हैं, इसका दहन कर सकते हैं, अगर वो कम है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में हम इजीली इसे बर्न कर पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? एक अच्छा फ्यूल है। इसी तरीके से अगर हम इसे हैंडल कर पाते हैं आसानी से, तो तब भी हम कह सकते हैं कि अच्छा फ्यूल। उसी तरीके से अगर हम पोल्यूशन की बात करें, अगर ऐसा फ्यूल, ऐसा ईंधन जो पोल्यूशन कम करता है, यानी जब हम उसका दहन करते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा देता है और जो पोल्यूशन है यानी जो प्रदूषण है उसे कम करता है, तो ऐसे फ्यूल को, ठीक है, ऐसे फ्यूल को, ऐसे ईंधन को भी हम एक अच्छा ईंधन कहते हैं या मानते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ गुड फ्यूल इज़ वन विच हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, यानी अच्छा फ्यूल, अच्छा ईंधन कौन सा होता है? ऐसा होता है जिसकी हमारी प्रॉपर्टीज, जो उसकी विशेषताएं हमने निम्नलिखित तरीके से हमने पॉइंट वाइज लिखी। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, इट शुड बी फेयरली चीप, यानी ये कैसा होना चाहिए? आपको सस्ता होना चाहिए, यानी ये हमें इजीली मिल जाना चाहिए, यानी कम पैसों में हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। इट शुड बी इजीली अवेलेबल, यानी ये आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी ये हमारे आसपास हमें इजीली मिल जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी वेल अबव नॉर्मल टेम्परेचर, यानी ये नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर इसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, इग्निशन तापमान होना चाहिए, यानी वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये दहन होता है, बर्न होता है, कंबशन होता है इसका, वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंटली हैंडल एंड ट्रांसपोर्टेड, यानी इसे आराम से हैंडल हम कर सके इजीली, और आसानी से इसे हैंडल कर पाए और इजीली हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। इट शुड नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस मटेरियल ड्यूरिंग बर्निंग, यानी इसके द्वारा किसी भी तरीके का हार्मफुल यानी हानिकारक या किसी भी तरीके का विषैला पदार्थ उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। किस समय? जब हम इसका दहन कर रहे हैं उस समय। इट्स कंबशन रेट शुड बी स्टडी एंड कंट्रोलेबल, यानी इसका जो दहन का जो रेट है, ठीक है, जो इसकी रेट है वो कैसा होना चाहिए? स्टडी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? कंट्रोलेबल होना चाहिए, यानी हम इसके जो दहन की प्रक्रिया है उसे कंट्रोल कर सके, ये ऐसा होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव एनी रेजिड्यू और ऐश आफ्टर बर्निंग, यानी इसके द्वारा, ठीक है, दहन के बाद किसी भी तरीके की राख या कोई भी बचा हुआ जो राख है या इस तरीके की कोई भी चीज़ है वो ये ना छोड़े। A good fuel should have high calorific value so that high amount of heat may be obtained by burning a little fuel, यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। कैलोरीफिक मात्रा, जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर हम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जो फ्यूल है, थोड़ा सा ईंधन अगर हम उसका कंबशन करते हैं, उसे बर्न करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो जो हमें हीट मिले, यानी जो इसके द्वारा हमें जो ऊष्मा प्राप्त हो, हीट प्राप्त हो, वो कैसी हो? उसका अमाउंट काफ़ी अच्छा हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप इसकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं, यानी आप अच्छे फ्यूल की या अच्छे ईंधन की क्वालिटीज़ को इस तरीके से बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आंसर यानी उत्तर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है,
If you could use a source of energy for heating your food, which one you use and why? यानी आपको बताना है, अगर आप किसी भी स्रोत, यानी जो आपका एनर्जी का सोर्स है यानी ऊर्जा का स्रोत है, किसी भी ऊर्जा के स्रोत को आप सेलेक्ट करते हो, उसका चुनाव करते हो, तो आप क्या करते हो, किस तरीके का सोर्स चूज करते हो, और आपको ये बताना है क्यों आप इसको चूज करोगे, क्यों आप इसका उपयोग करोगे। तो जो आपका, अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जो कम कंबशन में भी, यानी कम दहन, यानी कम क्वांटिटी या कम मात्रा में अगर हम उसे दहन कर रहे हैं तभी भी हमें एनर्जी काफ़ी अच्छी मिल जाए। हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए खाना बनाने के लिए जिसे हम बर्न करें तो हमारे पास किसी भी तरीके की विषैली गैसें, विषैले पदार्थ ना मिले। ऐसा चाहिए जिससे ऐश या राख ना मिले, या फिर ऐसा फ्यूल चाहिए, ठीक है, और ऐसा फ्यूल चाहिए जो कि क्या करे, किसी भी तरीके की पॉइजनस गैसेस जो होती हैं उन्हें उत्पन्न ना करे, हमारा जो एयर है, वायु है, उसे दूषित ना करे। तो इस तरीके की अगर हम गैस की बात करें तो हम एलपीजी की बात कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें खाना बनाना है तो हम किस तरीके का फ्यूल यूज़ करेंगे, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हम यूज़ करेंगे। तो यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसके जो आंसर आप लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, आई वुड प्रेफर टू यूज़ कुकिंग गैस लाइक एलपीजी, यानी हम एलपीजी जैसे कुकिंग गैस, ठीक है, कुकिंग गैस का हम यूज़ करेंगे यानी उपयोग करेंगे। इट फुलफिल्स मैनी क्राइटेरियन, यानी ये बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है, जैसे कि गुड फ्यूल लाइक इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसका जो इग्निशन तापमान है वो काफ़ी सही है यानी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, गुड कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी जो कैलोरीफिक की मात्रा है, यानी जब हम इसका दहन करते हैं हमें काफ़ी अच्छी अमाउंट की हीट मिलती है जो कि हमें खाना बनाने के लिए काफ़ी या पर्याप्त होती है। नेक्स्ट, नॉन पॉल्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसको दहन करने के बाद हमें किसी भी तरीके का, ठीक है, पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक प्राप्त नहीं होता है, यानी इसकी एक ऐसा गुण है कि जब इसे हम बर्न करते हैं, दहन करते हैं, तो हमें किसी भी तरीके का प्रदूषक यानी पॉल्यूटिंग सब्सटेंस नहीं प्राप्त होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपका ये है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आपको ये बताने हैं। ठीक है, आपको क्या बताने हैं, जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, जो आपका क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है, जो आपका जीवाश्म क्या होता है, ईंधन होता है, उसकी आपको डिसएडवांटेजेस बतानी है, यानी उसके जो है नुकसान बताने हैं। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन की बात करें तो पहली बात हम ये जानते हैं, जीवाश्म ईंधन बहुत समय में बनता है, यानी बहुत टाइम पीरियड लगता है जीवाश्म ईंधन को बनने के लिए। जब भी हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो जब हम जीवाश्म ईंधन को बर्न करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसका दहन करते हैं, तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें प्राप्त होती हैं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, यानी आपकी वायु प्रदूषित होती है, एसिड रेन होता है। जो आपका जीवाश्म ईंधन है ये बहुत ही कॉस्टली होता है, यानी महंगा होता है, ठीक है, महंगा होता है ये, और इसकी जो क्या है, ये क्या होता है, जैसे कि हमने बात करी कि बहुत टाइम लगता है इसे बनने में, तो अगर हम जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा उपयोग कर देंगे तो क्या होगा, इसको दोबारे बनने में बहुत ज़्यादा वर्ष लग जाएंगे, यानी बहुत साल लग जाएंगे। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे,
The burning of fossil fuel produces large amount of carbon dioxide that causes increase in greenhouse effect. यानी इसके दहन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। और हम ये जानते हैं, आपने ये पढ़ा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो कैसी गैस होती है? एक ग्रीन हाउस गैस होती है। कैसी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। यानी ये क्या करती है? ये सन से आने वाली, सूर्य से आने वाली जो हीट रेडिएशंस है, यानी ऊष्मा की जो क्या है तरंगे हैं, हीट की जो रेडिएशंस है, उनको ट्रैप कर देती है, यानी बाहर वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण पृथ्वी का क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो बेसिकली जो ये है, ये जो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न होती है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसको बढ़ाती है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल प्रोड्यूसेस स्मोक विच प्रोड्यूसेस द एयर। यानी जब भी जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, क्या किया जाता है? जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोल की बात करें तो ये क्या करती है? इससे स्मोक निकलती है, यानी धुआं निकलता है, जिससे क्या होता है? एयर यानी वायु प्रदूषित होती है। क्या होती है? वायु प्रदूषित होती है। नेक्स्ट, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। These acidic gases causes acid rain which affect our water and soil resources. यानी जब हम जीवाश्म ईंधन का दहन करते हैं तो इनसे क्या निकलती है? आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो आपके वाटर वेपर्स होते हैं, यानी जल वाष्प जो होते हैं, उनके साथ क्या होती है? रिएक्ट कर जाती है और क्या बनाती है? अम्लीय वर्षा, यानी एसिड रेन बनाती। और जब ये एसिड रेन पृथ्वी पे होती है तो क्या करती है? ये एसिड रेन बहुत सारे जो पानी है, जो आपका पानी है, वाटर सोर्सेस हैं, जल के स्रोत हैं, उनको क्या करती है? पोल्यूट करती है, यानी प्रदूषित करती है। और सॉइल यानी जो आपकी मिट्टी होती है उसको भी प्रदूषित करती है, या हम कह सकते हैं उसको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाती है। और इसी तरीके से ये बहुत सारे जो हमारे मार्बल से बने हुए भवन हैं या बिल्डिंग्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट टाइम बिकॉज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म देम। यानी जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उसे आप बहुत कम समय में रिप्लेनिश नहीं कर सकते, यानी आपको वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें क्या लगते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। क्या लगते हैं? बहुत सारे साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इनको रिप्लेनिश होने में, दोबारा बनने में। तो इसी कारण जो आपका फॉसिल फ्यूल है वो कैसा है? हम उसके इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं कि ये क्या है? इसके नुकसान है, और इसे हमें कम प्रयोग करना चाहिए, यानी इसका जो यूज़ है, इसका जो उपयोग है वो हमें कम करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपका ये है, वाई आर वी लुकिंग एट ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी हम जो है ऊर्जा के जो ऑल्टरनेट सोर्स है और जो अदर सोर्सेज हैं उनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? तो बेसिकली हम क्यों देख रहे हैं उनकी तरफ? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का जब हम उपयोग कर रहे हैं तो इनसे क्या होता है? पोल्यूशन होता है, ठीक है। पोल्यूशन होता है यानी प्रदूषण होता है। इनसे क्या होती है? बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं, इनसे हमें राख मिलता है, यानी आपको एक क्लीन फ्यूल नहीं मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल की या न्यूक्लियर फ्यूल की, तो ये बहुत समय तक हमें नहीं मिल सकते, यानी ये बहुत कम टाइम के लिए हैं, और अगर ये ख़त्म हो गए तो इन्हें दोबारा बनने में भी बहुत समय लगेगा। तो ये जो कुछ कारण है जिसकी वजह से हम किसी ऑल्टरनेट सोर्स यानी दूसरे सोर्स की तरफ देख रहे हैं एनर्जी की।
वी आर लुकिंग एट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, यानी निम्नलिखित रीज़न है, कारण है जिसके कारण हम दूसरे सोर्सेज की तरफ देख रहे हैं। पहला क्या है आपका, द अनडिजायरेबल, ठीक है, द फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल आर ऑन द अर्थ आर लिमिटेड विच आर नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, यानी जो आपकी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, और आपका जो न्यूक्लियर नाभिकीय ईंधन है, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा समय के लिए ये आपके पास the undesirable effect of pollution both for the burning fossil fuel and for the radioactive nuclear wastes for nuclear power plant and creating threat to the environment, यानी जो आपके जीवाश्म ईंधन है और न्यूक्लियर फ्यूल्स है, यानी न्यूक्लियर जो आपका नाभिकीय ईंधन है, ठीक है, इनसे क्या होता है, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन है, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यानी प्रदूषण होता है। अगर हम बात करें किसकी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, न्यूक्लियर जो आपका फ्यूल होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत सारे ऐसे वेस्ट निकलता है जिससे में क्या होती है, रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, या जिससे हमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट इससे प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट यानी वातावरण के लिए क्या है, थ्रेट है यानी नुकसानदेह। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आज आपको क्वेश्चन समझाए आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया होगा, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपने ध्यान से सुना होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।